आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले ये जानें कि इतिहास कहते किसे हैं। इत- अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब क्या होता है? अतीत जो बीत चुका है, मतलब जो बीत चुका है उस समय की होने वाली जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं घटी हुई तो उन्हीं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और उनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। ठीक है। इतिहास एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना क्लास 8 में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछा या भी आने वाले साल में जो क्वेश्चन पूछेगा, आपके ही किताब यानी जो अतीत से वर्तमान किताब जो आपका है कक्षा 8 का, उसी क्लास से ये सब पूरा क्वेश्चन पूछता है। तो इस बुक का अध्ययन करने के बाद ही हम ये वीडियो आप लोग के लिए लाए। तो आप चाहे तो इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना तो ये वीडियो देख लेंगे और जो भी क्वेश्चन आने वाला है या भी जो भी आ चुका है सभी क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इतिहास को जो है, इतिहास बहुत लंबा बीता हुआ समय है। तो इतिहास उस समय का है जब तक इतिहास कोई लिखित साक्ष्य भी मौजूद नहीं था, तब से इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जिस समय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक, जिस समय कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिस समय का लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है उस समय के समय को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक, जिस समय लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन जो भी लिखा हुआ चीज़ है अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं सका, उस समय का समय बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। और इतिहास, जो लिखित साक्ष्य मौजूद भी है और उसको पढ़ भी लिया गया है, उस समय को बोलते हैं इतिहास। और प्रागैतिहासिक समय को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर के समय, क्योंकि पहले इंसान जो है पत्थर का ही इस्तेमाल करता था, इसीलिए इस समय को बोला गया पाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। तो क्वेश्चन आएगा, सीधे पूछेगा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो बोलेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो क्वेश्चन पूछेगा आग की खोज कब हुई, तो आंसर रहेगा आपका पूरा पाषाण काल। बोलेगा मानव अस्थि पंजों कंकाल, तो उसकी खोज कब हुई, मध्य पाषाण काल। फिर पूछेगा पहिए का आविष्कार किस समय हुआ, तो नव पाषाण काल। बस ये इतना ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर आते हैं भारतीय इतिहास। तो भारत के इतिहास को सुविधा की दृष्टि से, मतलब उसको पढ़ने उसकी सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का समय जो है 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, और मध्यकालीन भारत का समय 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। आधुनिक भारत का समय 1707 ईस्वी से अब तक का जो भी समय का है आधुनिक भारत है। अब प्राचीन भारत का जो समय लिया 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व में ऐसा क्या हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा था। जो अशोक का जो समय था, जो मगध का सम्राट था, काशी, कुरु, ये सब जो समय था, ये समय क्या था? महाजनपद। उस टाइम 16 महाजनपद भारत में थे। तो उस समय को लेकर 712 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो अरब का मोहम्मद बिन कासिम था, ये कहाँ आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के सिंध क्षेत्र को जीत लिया। तो अशोक के समय से लेकर यानी जो महाजनपद के समय को लेकर जब भारत पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया, तब के समय को लेकर बीच को समय को बोला था प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत मतलब मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर 1707 ईस्वी, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर औरंगजेब की मृत्यु के बीच के समय को बोलता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपका सल्तनत काल, मुगल काल सभी क्या है? मध्यकालीन भारत में आएंगे। फिर औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 ईस्वी से अब तक, मतलब अंग्रेजों का समय, जो भारत आज़ाद हो उसके बाद के समय तक का समय क्या बोलता है? आधुनिक भारत। और हमारा जो ज़्यादा टॉपिक आएगा आधुनिक भारत से ही ज़्यादातर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आधुनिक भारत से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो अब ये देखिए इसमें लिखा है ईपू, इसका मतलब क्या होता है? 600 ईसा पूर्व या ईस्वी, इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, ईपू इसका फुल फॉर्म बोलते हैं ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है बीसी। तो और जो जो ई है इसका मतलब होता है ईस्वी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनो डोमिनी, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एडी। तो ये सब होता है कि ईपू मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म के समय पहले जितना भी समय बीता है इतिहास में उसको बोलते हैं ईपू मतलब ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद के समय को बोलते हैं ईस्वी। अब देखिए ये भी जान लीजिए ईसा पूर्व जो है ये उल्टा चलता है,
और जो इसमें चलता है सीधा चलता, जैसे अभी जो 2024 है, 2024 जब बीतेगा तो क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा, 2026 आ जाएगा, ईस्वी होता है। लेकिन अगर ईसा पूर्व ये चलता है 2024 के बाद आता है 2023, 2022, 2021, इसी तरह जो समय पुराना जो बीता हुआ है वो उल्टा बीता ईसा पूर्व, जैसे 2024, 23, 22, इसी तरह कभी 3 आया, 2 आया, 1 आया, फिर एक समय आया कि यहाँ पर ईसा पूर्व खत्म हो गया। ये जीरो वाला समय, इसी समय को माना जाता है ईसा मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद का समय जितना भी बीता है, फिर 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल, इसी तरह करते करते चाहे 2024 चल जाए, फिर धीरे धीरे 2025 आ जाएगा। तो जब ये समय आया, मतलब ये जो हम समय जी रहे हैं ईसा मसीह के 2024 साल बाद हम जी रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ, जैसे जो भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर, जिसको बोला जाता है कि पूरी दुनिया जीता था। सिकंदर का जन्म होता है 356 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। अब 356 के बाद 57, 58, 59 आना था, लेकिन आगे क्या 323, मतलब उल्टा समय चला। तो 356 से 323, मतलब अगर इनको घटाएंगे तो सिकंदर कितने साल जिंदा रहा, 33 साल। 33 साल में पूरी दुनिया जीत लिया था। ईसा पूर्व क्या चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं वेद के बारे में। वेद होते हैं 4। क्वेश्चन पूछे कितने वेद होते हैं, सीधा बोलेगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। फिर सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद। फिर आ जाते हैं, ये जो आपके बुक में जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं, ये सभी ये क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। अब पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का जो समय 17 से 7 ईस्वी से अब तक का समय है। तब 17 से 7 ईस्वी भारत अंग्रेजी की मृत्यु के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की धीरे धीरे स्थापना होने लगी थी। और जो अंग्रेजों का था, इंग्लैंड का जो था, उनकी जो कंपनी थी, वो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। जितने भी टॉपिक लिखा है, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़े, क्योंकि इन्हीं सब में से पूरा क्वेश्चन आएगा, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। फिर पूछेगा, और ये जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन वाले जो थे, ये सभी बहुत ज़्यादा ही मशीन वशीन बनाते थे। तो जितना भी काम हाथ से होता था, सब काम फिर धीरे धीरे मशीन से होने लगा। मशीन से होने लगा मतलब उद्योग धंधे में बहुत ज़्यादा ही तरक्की होने लगी। तो इसीलिए बोला जाता है औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, इंग्लैंड से माना जाता है। और हमारे भारत पे जो भारत के बाहर के लोग जो आए, भारत पर आक्रमण जो किए, जो यूरोपीय देश थे, जो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे, उन देशों में ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के अलावा भी बहुत सारे लोग थे, जैसे फ्रांस थे, पुर्तगाल थे, डच थे। और इन सभी में पुर्तगाल और डच तो भारत से बाहर चले गए, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों करते रहे। ब्रिटेन और फ्रांस में बार बार झगड़ा होता था। तो अंग्रेज, ब्रिटेन या अंग्रेज जो भी बोलिए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, मतलब लड़ाई बार बार होता था। तो बहुत जगह पर हुआ। तो इसी में जो कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में आमने सामने लड़ाई हुई। क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक के भी कर्नाटक में झगड़ा किससे किससे हुआ, तो बोलेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अब चाहे अंग्रेज लिख रहा है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी लिख रहा है, चाहे ब्रिटेन लिख रहा है, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अब भारत के नक्शे में नीचे के साइड जो ऐसे बना है, यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक में झगड़ा। उसके बाद फिर आए हैं लोग, कहाँ है, बंगाल में है, यहाँ पर बंगाल पड़ता है। बंगाल में प्लासी का मैदान। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है सन 1757 ईस्वी में। कब होता है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ, सन 1757 ईस्वी में। और 1757 ईस्वी में प्लासी में क्या था, प्लासी में था बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब का नाम क्या था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या होता है, प्लासी के मैदान के बीच में जंग होता है। और नतीजा क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेजों का जो सेनापति था उस टाइम कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लासी के मैदान में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर पूछेगा बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम, सिराजुद्दौला। ठीक है, और ये अंग्रेज जीत गए थे। सिराजुद्दौला की सेना बड़ी थी, अंग्रेज की सेना छोटी थी, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज जीत गए। क्यों, क्योंकि जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिला, क्योंकि अंग्रेजों ने इससे वादा किया था मीर जाफर से कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो सिराजुद्दौला के मरने के बाद कौन बना, मीर जाफर बना। लेकिन कुछ समय बाद मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देना छोड़ने लगा, जिससे अंग्रेज मीर जाफर को हटा फिर इसके दामाद को ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिए। मीर कासिम बहुत बुद्धिमान आदमी था, इसीलिए उसने अपनी राजधानी बदली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सेना तैयार करने लगा। ये सब बात अंग्रेजों को पता लगा, इसीलिए इनका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम गया शाह आलम द्वितीय के पास और शुजाउद्दौला, इन तीनों की सेना मिलकर किससे लड़ी, अंग्रेज से। लेकिन फिर भी नतीजा क्या था, अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेजों का जो उस टाइम सेनापति था, उस टाइम कौन था, हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन पूछेगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। और इधर मीर कासिम, एक तरफ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। क्वेश्चन आएगा कि मीर कासिम कौन था, बंगाल का नवाब। शाह आलम द्वितीय कौन थे, मुगल बादशाह थे। शुजाउद्दौला कौन थे, अवध के नवाब। तो ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेज से लड़ा, लेकिन फिर भी हार गए।
अब आते हैं, देखिए कर्नाटक में लड़ाई की है, बंगाल में झगड़ा किया अंग्रेज, फिर उसके बाद जाते हैं मैसूर में। अब मैसूर में 4 युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। जिस मैसूर में जो 4 लड़ाई हुई है उनको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, मैसूर का मतलब मैसूर के बीच में। तो 4 लड़ाई हुई है, उसमें जो चौथी लड़ाई होती है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी में होती है श्रीरंगपट्टम में। कहाँ होती है? श्रीरंगपट्टम में। वो जो झगड़ा होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है, और नतीजा उसका भी होता है अंग्रेज जीत जाते हैं। और टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर गए थे। तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछेगा टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे, सुल्तान थे, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? मैसूर का। अब फिर कर्नाटक जीते, बंगाल जीते अंग्रेज, उसके बाद मैसूर में जीत गए, उसके बाद फिर ये लोग गए पंजाब में। अब पंजाब में उस समय जो राजा था, वहाँ के महाराजा था, उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जो 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक वहाँ शासन किया। जब तक वो जिंदा थे तब तक अंग्रेज उस पर हुकूमत नहीं करवा, लेकिन उनके मरने के बाद पंजाब पर भी अधिकार रख गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंजाब का जो महाराजा थे वो कौन थे, तो आंसर आपका रहेगा महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेजों के समय। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ता है और यहाँ पर आता है डलहौजी। डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल बनता है, और डलहौजी एक नियम लाता है जिसको बोलते हैं विलय की नीति या व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और डलहौजी भारत में 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। और ये जो नीति, जो नियम है विलय, चाहे इसको विलय नीति बोले चाहे व्यवगत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो नियम जो है इसमें ये कहा गया कि भारत का कोई राजा जिसका कोई संतान, अपना कोई संतान पैदा नहीं होगा, ऐसे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसके तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सभी राज्य जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि वहाँ के राजाओं के अपने संतान नहीं थे और वो गोद लिए हुए थे संतान। तो वो बोले गोद लिए हुए संतान को हम राजा नहीं मानेंगे, खुद का बेटा रहेगा उसी को राजा मानेंगे। तो इन्हीं सब की वजह से, और भारत में जो अंग्रेजों के अत्याचार होते हैं, इन्हीं सब की वजह से भारत में क्रांति होती है जिसको बोलते हैं 1857 ईस्वी की महान क्रांति। और ये क्रांति होने वाली थी मई में, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक बंदूक लाया था जिसको चर्बी युक्त कारतूस बोलते हैं। उसका प्रयोग जो है, चर्बी युक्त कारतूस का मुँह, उसे बंदूक चलाने के लिए सबसे पहले उसका मुंह से छीलना पड़ता था जिसमें से चर्बी लग रही थी। इसी का विरोध मंगल पांडे ने किया। मंगल पांडे ने इसका विरोध 29 मार्च 1857 में किया। तो इसी वजह से मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया? 8 अप्रैल 1857 से। या फिर बोलेंगे मंगल पांडे कब दिवंगत हुए? जब फांसी पर लटकाएंगे तभी ना दिवंगत होंगे, तो कब दिवंगत हुए या कब फांसी पर लटकाया गया? तो 8 अप्रैल 1857 से। इसके कुछ दिनों बाद, करीब 15-16 दिन बाद, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में 90 सैनिक, मेरठ में जो 90 सैनिक थे उन्होंने भी विरोध कर दिया, बोले कि हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उनको जेल में डाल दिया गया। जब उनको जेल में डाला गया तो वो लोग क्या किए, जेल तोड़कर बाहर निकले और बहुत सारे अंग्रेज को मार दिए। और वो लोग पहुँचे, मेरठ से वो लोग निकल कर पहुँचे दिल्ली। दिल्ली में थे हम बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता बना, बोले कि आप हमारे नेता बनिए और 1857 ईस्वी की जो क्रांति उसको चालू करिए। तो बहादुर शाह जफर उस बात को मान गया। उसके बाद वो बहुत सारे राजाओं, अलग अलग राजाओं और बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े नेता जो हैं सबको चिट्ठी लिखे कि अब क्रांति की शुरुआत की जाए। तो इसीलिए 1857 ईस्वी की जो क्रांति का प्रारंभ माना जाता है 10 मई 1857 ईस्वी को मनाता है। और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। क्वेश्चन पूछिएगा 1857 ईस्वी क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से। अब पूछे कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857। ये ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे जी को जो फांसी पर लटकाया गया 8 अप्रैल को, और उसके ठीक 1 महीना 2 दिन बाद 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। तो 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं ने विरोध किया। जैसे बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? क्वेश्चन पूछेगा जो बहादुर शाह जफर कहाँ से थे 1857 क्रांति, बोलेगा दिल्ली। कानपुर से कौन था? नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। ये क्वेश्चन में पूछा है कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, तो बोलेंगे बेगम हजरत महल। और झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। जगदीशपुर से कौन था? बिहार, कुंवर सिंह। चाहे जगदीशपुर बोले चाहे बिहार बोलेंगे आप कुंवर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से अजमुल्ला। ये सभी जितने भी नाम दिए गए, ये सभी अपने आप में एक एक नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और फिर आता है 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उस समय, 1857 ईस्वी क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम कौन था? कैनिंग था।
क्वेश्चन पूछेगा 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था कैनिंग। और ब्रिटेन का उस समय ब्रिटेन 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टन। क्या नाम था? पामस्टन। देखिए 1857 क्रांति के समय ही बहुत सारे जो जनजाति है, जनजाति का मतलब वो क्या बोलते हैं? आदिवासी। जैसे जनजाति समाज के लोग क्या आम भाषा में लोग क्या बोलते हैं? आदिवासी। आदिवासियों ने भी उस टाइम विद्रोह किया हुआ था। क्यों किया हुआ था? क्योंकि अंग्रेज जो थे इनकी ज़मीनों को छीने थे, इसीलिए जनजाति विद्रोह आदिवासियों ने भी विद्रोह कर दिया। आदि बहुत सारा विद्रोह हुआ, जिसमें से दो आपकी जो बुक में दिया है गया है उसी को हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट संथाल विद्रोह, दूसरा क्या है? मुंडा विद्रोह। तो पूछेगा संथाल विद्रोह कौन कौन किए थे? संथाल विद्रोह में नाम आता है जो 4 मुर्मू भाई थे और 2 मुर्मू बहन थे। मुर्मू उनका टाइटल है, ठीक है। तो 4 मुर्मू भाई कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों है। और उनके 2 जुड़वा बहन फूलो और झानो। इन्हीं छावों का नेतृत्व में संथाल विद्रोह होता है, जिसका सन है सन 1855 से 1856 ईस्वी। फिर एक विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व के जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा। तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा, क्योंकि इनसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इनका जो जन्म होता है 15 नवंबर सन 1874। देखिए आपका बुक में 1874 दिया, लेकिन और बाकी सभी जगह क्या दिया? 1875। तो 1874 चाहे 75 दोनों सही आंसर रहेगा। और ये दोनों आंसर दे दे, 74 भी दे दे 75, तो आप अपने बुक का मानेंगे 74। अब 74 नहीं रहेगा तो 75। इनका जो जन्म स्थान है उलिहाती गांव के निकट चलकद में। इनके पिता का नाम सुगुना मुंडा, माता का नाम कदमी। इनकी मृत्यु जो होती है 2 जून सन 1900 ईस्वी। और ये भी पूछेगा मृत्यु का कारण क्या था? तो मृत्यु का कारण था हैजा की बीमारी। हैजा की बीमारी की वजह से ये मर गए। और फिर पूछेगा कौन से स्थान में मरे? तो बोलेंगे रांची जेल में हैजा की बीमारी से 2 जून सन 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। और बिरसा मुंडा को जो जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लोग ये क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से नेता जिसको आदिवासी समाज के लोग भगवान मानते हैं? आंसर रहेगा आपका बिरसा मुंडा। और अंग्रेजों ने भारत में शासन के साथ साथ यहाँ के शिक्षा पर भी काम किया। क्यों क्या इसलिए काम किया? क्योंकि वो यहाँ के जो समाज था उनकी संस्कृति और शिक्षा को समझना चाहते थे। और जो भारत में सबसे बड़ी जो आबादी थी हिंदू और मुस्लिम की थी, इसीलिए उन्होंने सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। और 1791 से ठीक 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज बनारस में स्थापित किया। और ये दोनों की स्थापना की, ठीक है। वो यहाँ पर आकर उर्दू पढ़े, संस्कृत पढ़े, ये जानने के लिए कि यहाँ के लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, भाषा क्या है। कहीं पर शासन करने के लिए होता है कि वहाँ के लोगों को समझना, और वहाँ के लोगों को समझने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ की शिक्षा को समझे। और यहाँ पर शिक्षा समझ, उसके बाद ये लोग भारत में अंग्रेजी लाए कि बोले कि ठीक है आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगा। तो जो अंग्रेजी जो पढ़ाया गया उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा मैकाले जो थे, मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा के बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। मैकाले एक अंग्रेज था। वो बोले कि हम यहाँ पर अंग्रेजी आना चाहिए, जो पूरी दुनिया में जो अभी पढ़ाई चल रही है वो अंग्रेजी की पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए इंडिया में भी आना चाहिए। तो इसी वजह से भारत में जो आधुनिक शिक्षा अधिनियम बना, मतलब जो नया शिक्षा अधिनियम बना वो 1835 में बना। कब बना? 1835 में। और जो 1835 में आधुनिक शिक्षा का अधिनियम बना, इसी के थ्रू एक अंग्रेज आया, उसका नाम था वुड ने भारत की शिक्षा नीति कैसी रहेगी कैसी नहीं, मतलब शिक्षा से संबंधित एक नीति बनाई। तो जो वुड था उसका अध्यक्ष, उस नीति कमेटी का अध्यक्ष वुड था, इसीलिए उसका नाम चलेगा वुड्स डिस्पैच। उसने जो नीति बनाई उस कमेटी का नाम दिया गया वुड्स डिस्पैच। तो क्वेश्चन पूछेगा वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो क्या बोलेंगे? शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा बना। 1791 इसी के बीच में सन 1784 ईस्वी में एक स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सन 1784 ईस्वी में, इसको पूछेगा इसको कौन स्थापना किए थे? बोलेंगे विलियम जोन्स। क्या बोलेंगे? विलियम जोन्स। फिर अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। अब शांति निकेतन क्या है? जस्ट ऐसा माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनका स्कूल में मन नहीं लगता, तो वहाँ की पढ़ाई लिखाई से संतुष्ट नहीं थे। वहाँ जो एग्ज़ाम होना और जो रटी रटाई बात को स्कूलों में सिखाना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो बोले कि नहीं, पढ़ाई इस तरह नहीं होना चाहिए, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर बच्चे अपने मन से बस सोचें और जो उनका मन है वो करे। तो इसीलिए एक जगह वो बनाए, तो उसका नाम क्या दिया? शांति निकेतन। क्वेश्चन पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना कौन किया था? बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसी के साथ साथ समाज में बहुत सारी सुधार भी होती हैं, और जो महान नेता थे वो बहुत सारे सुधार करें। कोई पत्रिका मतलब
पत्रिका मतलब जो न्यूज़पेपर आता है वो उसके माध्यम से लोगों में सुधार ला रहा था, कोई किसी समाज की स्थापना कर रहा था। तो कैसे कैसे क्या हुआ हम उसको पढ़ते हैं। तो एक है महात्मा ज्योतिराव फुले। महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक पत्रिका लिखा जिसका नाम रखा दीनबंधु नामक। दीनबंधु नामक पत्रिका, क्वेश्चन पर दीनबंधु नामक पत्रिका कौन लिखा था? महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने एक पुस्तक लिखा और वो पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। और जो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखा वो कब लिखा? 1873 ईस्वी में। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने दीनबंधु नामक पत्रिका लिखी और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद आता है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में एक संघ की स्थापना की, उसका नाम रखा हरिजन सेवक संघ। और एक पत्रिका भी निकाली, उसका भी नाम रखा हरिजन पत्रिका। हरिजन सेवक संघ 1932 और हरिजन पत्रिका 1933। ये कौन निकाले? महात्मा गांधी। अब फिर गांधी जी ने एक समझौता किया भीमराव अम्बेडकर से, जिसका बोला जाता है पूना समझौता। पूना समझौता जो हुआ 26 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन पूछे पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में 26 सितंबर 1932 में। फिर आते राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो वो किस सन में? 1828 ईस्वी में। फिर उसके बाद वो सती प्रथा का वो विरोध किए और उस टाइम जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था उससे अनुरोध किया कि सती प्रथा को अंत किया। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। किसके अनुरोध पर? राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर। कौन किया? विलियम बेंटिंग ने किया। उसके बाद आते हैं एम जी रनाडे। एम जी रनाडे ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। और फिर उसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवाओं के दोबारा विवाह मतलब विधवा पुनर्विवाह के जो समर्थन किया कि विधवाओं का भी पुनः विवाह होना चाहिए, उसके जो समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आती है रमाबाई। रमाबाई ने शारदा सदन, एक सदन है शारदा सदन, यहाँ पर जो भी विधवा लोग रहती थी वहीं पर यहाँ पर आकर रहती थी, तो इसकी स्थापना कौन कहता है? रमाबाई। रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, बहुत सारी समाज, इसी तरह एक आर्य समाज है। आर्य समाज की स्थापना कौन कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने एक नारा दिया था जिसको बोलते हैं वेदों की ओर लौटो। तो क्वेश्चन पूछे वेदों की ओर लौटो नारा कौन दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद आते थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन की स्थापना की, उसका नाम दिया रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में गए और वहाँ पर अमेरिका में अमेरिका का शिकागो शहर है, तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में गए और वहाँ पर धर्म सम्मेलन चला था। तो उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। फिर आते हैं अंग्रेज जो है शिक्षा पे भी काम किए। और फिर आपका अगला पार्ट आएगा। देखिए जितनी भी चीज़ें आपके बुक के जो पार्ट है उसी पार्ट में से जो उनका निचोड़ है, जो किताब में से जो पूछ सकता है वही सब क्वेश्चन बस ये सामने लाए। तो एक पार्ट का नाम अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। इसमें से भागलपुर के बारे में बहुत ज़्यादा दिया है। तो पूछेगा कि भागलपुर की स्थापना कब हुई था? तो भागलपुर की स्थापना सन 1774 ईस्वी में भागलपुर को एक जिला बनाया गया। अब भागलपुर को ही सिल्क की सिटी भी कहा था। सिल्क की सिटी इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ रेशम बनाया जाता है। रेशम को इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं और रेशम के धागों से वहाँ बुनाई होती है, साड़ी बनता है, इसीलिए भागलपुर को क्या बोला जाता है? सिल्क सिटी भी बोला जाता है। अब फिर कला क्षेत्र, अंग्रेज समय कला क्षेत्र, यहाँ के जो कला क्षेत्र उसको, तो एक जिला का नाम मधुबनी। तो मधुबनी चित्रकला जो है इसके दो रूप है, भित्ति चित्र और अरिपन। क्वेश्चन पूछेगा भित्ति चित्र और अरिपन चित्र किस कला के दो रूप है? तो आंसर आएगा मधुबनी चित्रकला। ये सभी क्वेश्चन आपके बुक से है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। भित्ति चित्र और अरिपन चित्र किसके दो रूप है? मधुबनी चित्रकला के दो रूप है। जो भित्ति चित्र में क्या होता है? यहाँ पर देवी देवताओं का चित्र दीवारों पर बनाया था। और अरिपन चित्र में क्या होता है? जैसे घर का जो आंगन रहता है या घर के बाहर का जो चौखट रहता है उस पर जो होता है चित्र बनाया जाता है, पशु पक्षी और इंसान का चित्र बनाया जाता है। जो चित्र बनाया जाता है वो चावल के घोल में रंग को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये बहुत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है कि मधुबनी चित्रकला जो है भित्ति चित्र और अरिपन चित्र वहाँ बनाया जाता है। फिर भारत में आगे बढ़ते हैं तो हम आता है एक पार्ट का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में आएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं हम। भारत में जो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो स्थापना होती है इसका अधिवेशन यानी बैठक होती है, उस बैठक में जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो एम.एस. चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। तो एम.एस. चंद्र बनर्जी, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं W.C. बनर्जी। W का मतलब एम.एस., C का मतलब चंद्र, W.C. बनर्जी। और उसके बाद एक एक्ट आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको लाता है लिटन।
लिटन उस टाइम क्या रहता है, भारत का वायसराय। ये है क्या पहले ये जानिए। जिसे भारत में जो प्रेस मतलब होता है जो जो न्यूज़पेपर आता है आपके घर में, उसी को बोलते हैं प्रेस। तो भारत में आज़ादी दिलाने के लिए जो यहाँ के जो प्रेस मतलब जहाँ पर अखबार छपता था, वहाँ पर भारत के बारे में भारत के लोगों को बुलाया जाता था कि आइए अब आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इस तरह की बातें जो है समाचार पत्रों में लिखा रहता था। तो यहाँ जो उस टाइम जो वायसराय था लिटन, वो ये देखा कि समाचार पत्र पढ़कर भारत के लोग बहुत ज़्यादा ही आंदोलन करने लग जा रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। इसीलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और बोला जितने भी भारत के जो प्रेस है जहाँ पर अखबार छपते हैं वो सबको बंद कर दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। उसके बाद भारत के जितने भी जहाँ पर कोई अखबार छपते थे उन सभी को कारखानों को बंद कर दिया गया। इसे ये लाया कौन था, लिटन। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है 1905। तो 1905 में भारत में जो बंगाल से जो सबसे ज़्यादा विद्रोह यहीं से हो रहा था आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो अंग्रेज़ों ने जो करजन उस टाइम जो वायसराय था, उसने क्या किया, बंगाल को विभाजित कर दिया 1905 ईस्वी में। इसी का विरोध करने के लिए वहाँ के जो लोग थे 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में क्या मनाया वो लोग, शोक दिवस मना। क्वेश्चन पूछेगा शोक दिवस किस दिन मनाएगा, तो 16 अक्टूबर 1905 का मना बंगाल में, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो भारत के सबसे युवा खुदीराम बोस जो कि अंग्रेजों पर बम फेंक दिए थे, इसीलिए उनको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हम देखते हैं कि गांधी जी पहले कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। वहाँ पर वो केस लड़ा क्योंकि गांधी जी वकील थे। फिर उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं। अब भारत के लोगों की दिशा को समझते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं, उनकी दशा को समझते हैं। और इस संबंध फिर वो अहमदाबाद में जाते हैं, वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं और उस आश्रम का नाम देते हैं साबरमती आश्रम। फिर उसके बाद एक आदमी है, एक नेता है, उनका नाम क्या, राजकुमार शुक्ल जी आते हैं गांधी जी के पास और वो बोलते हैं कि हमारे चंपारण में क्या है, अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा जाति कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने ज़मीन के 3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और इसी जो नील की खेती जो किसान जो करते थे अंग्रेज़ों के दबाव में आकर, उसी को बुलाया जाए 3 कठिया प्रणाली। तो इस 3 कठिया प्रणाली के विरोध करने के लिए गांधी जी को कौन बुलाने गया, राजकुमार शुक्ल जी बुलाने गया। तो फिर गांधी जी आए चंपारण में आए, क्योंकि ये चंपारण में ही चल रहा था। तो चंपारण में सन 1917 में गांधी जी आते हैं और भारत में पहली बार सत्याग्रह करते हैं। तो अगर बोला जाए भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया, तो चंपारण में किया गया, 1917 में किया गया। और जो नील की खेती करने के दौरान किसानों को जो भी दिक्कत होती रहती थी, उसी को एक किताब का शक्ल दिया दीनबंधु मित्र ने, और उस किताब का नाम क्या रखा, नील दर्पण। क्या नाम रखा, नील दर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा नील दर्पण किसने लिखा, तो नाम क्या उनका, दीनबंधु मित्र जी ने नील दर्पण के बारे में लिखा। नील दर्पण में किसान खेती कैसे करते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत आती है, उसी को इस नाटक में लिखा गया, इस बुक में लिखा गया। बुक का नाम नील दर्पण, उनको लिखने वाले कौन है, दीनबंधु मित्र। तो गांधी जी ने 3 कठिया प्रणाली का विरोध किया। इस प्रणाली में वो चंपारण है और चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया 1917 में। और फिर गांधी जी और उसके बाद होता है 1914 से 18 में भारत पूरे दुनिया में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज बोलते हैं भारत वालों से कि आप हमारे युद्ध में साथ दीजिए, जैसे साथ देंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। गांधी जी भी ने अंग्रेज़ों का उस टाइम साथ दिए, बोले कि हाँ अंग्रेज़ लोग अगर कह रहे हैं तो एक काम कीजिए, सब लोग शामिल हो जाइए और शामिल होने के बाद जब हम विश्व युद्ध जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो सब लोग बहुत भारी मात्रा में यहाँ से अंग्रेज़ों का लोग साथ दिए विश्व युद्ध में। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध 1918 में ख़त्म होता है, अंग्रेज़ों ने हम लोग को धोखा दे दिया और फिर धोखा दे दिया। इसी वजह से फिर गांधी जी बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। तो इससे अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तब परेशान होने लगे तो इसीलिए वो एक नियम नया रोलेट एक्ट, मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लेके आया। इसमें ये कहा गया कि हमें जिसके ऊपर संदेह होगा, किसी के ऊपर भी संदेह होगा, उसको हम पकड़ लेंगे। अब पकड़ कर हम लोग जेल में डाल देंगे और उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए इस कानून को गांधी जी ने नाम दिया काला कानून। चाहे काला कानून बोलिए, चाहे इसको ब्लैक एक्ट बोलिए, काला कानून या ब्लैक एक्ट, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ब्लैक एक्ट बोले चाहे काला कानून, इसको काला कानून, रोलेट एक्ट को क्या नाम दिया गया, काला कानून या ब्लैक एक्ट। और इसी कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील भी बुलाया जाता है। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किस कानून को बुलाया जाता है, रोलेट एक्ट को। और इसको काला कानून भी बोला जाता है। और
इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल सन 1919 को इस काले कानून के विरोध में मनाया गया राष्ट्रीय अपमान दिवस। राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया 6 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। अब फिर इस काले कानून का विरोध करने और पंजाब में तो बहुत बड़े नेता थे, सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल। ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था इसी रॉलेट एक्ट के द्वारा। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग जो कि पंजाब के अमृतसर ज़िले में है, वहाँ पर एक बाग है, उसका नाम क्या, जलियांवाला बाग। उसी में होता है, ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं इनका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। तो और 13 अप्रैल 1919 वाले दिन होते हैं और वो क्या रहता है, बैसाखी का दिन होता है। क्वेश्चन पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन। तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते थे, उसी का जो जनरल डायर था ये आया और अंधाधुंध गोली चलवा दिए। पूरे जितने भी लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग में थे सभी लोग मारे जाते हैं। इसीलिए इस समय 13 अप्रैल 1919 को क्या बोला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। वो दिन कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था। किसके विरोध में, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तार जो कर लिए थे अंग्रेज, उन्हीं से गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग आते हैं। फिर क्या होता है, अब इससे बहुत ज़्यादा भारत के लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं और इसी के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया। अगस्त में 1920 में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम वो रखते हैं अगस्त आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्या नाम रखते हैं, असहयोग आंदोलन। और ये जो जलियांवाला बाग में जो ये सब जलियांवाला बाग में जो इतने सारे लोग मारे जाते हैं, इसी की वजह से गांधी जी ने बोला कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग आंदोलन में ये था कि हम लोग ये था कि जितने भी सारे विदेशी वस्तु हैं उन सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा और जो जो अब उपाधि जिसको भी मिली है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, महात्मा गांधी जो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, और बहुत सारे लोग जिसको जो उपाधि वो सभी उन लोगों को त्याग दिए। असहयोग आंदोलन में उन सभी लोग को त्याग दिए, उपाधियों को त्याग दिया और विदेशी वस्तु जितने उन सभी चीज़ का बहिष्कार कर दिया गया। और जो ये सभी हुआ था क्योंकि जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग को मार दिया गया, उन्हीं के विरोध में ये सभी आंदोलन चल रहा था और ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुल भी चल रहा था। लेकिन फिर एक कांड हो जाता है, चौरी चौरा कांड। वो होता है कहाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 1922 को कुछ किसान लोग जाकर थाने में आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ थाने में जितने लोग रहते हैं वो सभी मर जाते हैं। ये बात गांधी जी को पता लगता है कि क्या नाम है, थाने में जाकर लोगों ने आग लगा दिया। गांधी जी को बोला जाता है कि गांधी जी हमेशा अहिंसा का साथ दिए और यहाँ पर हिंसा हो गया, इसीलिए गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने अगले दिन ही जाकर बोला कि अब असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। फिर हमारा जो भगत सिंह जी हैं वो भी एक संस्था का स्थापना किए थे और उनकी संस्था का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कौन किया था, तो कौन किया था, भगत सिंह ने किया था। और फिर आता है दांडी मार्च एवं अवज्ञा आंदोलन। देखिए अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो बोले, और इसके विरोध में गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी कहाँ चलते, साबरमती आश्रम, जो उनका आश्रम की स्थापना करते उसी आश्रम से वो निकलते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और दांडी एक जगह है जो समुद्र के किनारे, वहीं पर पहुँचते हैं, वहाँ पर नमक बनाते हैं और नमक बनाकर वो नमक का कानून तोड़ देते हैं। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से निकलते हैं, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ देते हैं और नमक कानून तोड़कर वहीं से उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च 1930 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से। खत्म कहाँ पर हुआ, दांडी पहुंचकर। किस समय खत्म हुआ, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ नमक कानून तोड़ने के बाद, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना था। फिर जो यहाँ का जो वायसराय था इरविन, उसी से गांधी जी का समझौता होता है 1932 ईस्वी में, करीब 2 साल बाद। उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। फिर 10 साल बाद उससे करीब भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है अगस्त में होता है, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन में भी बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में होता है।
और इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने एक नारा दिया था जिसको बोलते करो या मरो। तो क्वेश्चन पूछेगा करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और उस समय जो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने 1942 से 43 के समय एक फौज की स्थापना की जिसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 2-3 नारा दिए थे, जिसमें एक नारा दिए थे वो जय हिंद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और उनका एक नारा बहुत फेमस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका भी नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों से हमारे यहाँ के भारत के लोगों के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद सन 19 आता है वो दिन जब हम लोग का देश आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हो जाता है और फिर हम लोग का देश का संविधान बनता है। और 26 जनवरी सन 1950 को हम लोग का देश का संविधान लागू हो जाता है। और यहीं से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।